मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है सावरकर पर सियासी संग्राम क्यों, वो भी वीर सावरकर पर। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। वो देश की आजादी के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति के महानायक थे। नाम है विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर, जिन्हें बीजेपी अपना आदर्श मानती है तो कांग्रेस उन्हें कभी कायर और कभी अंग्रेजों से माफी मांगने वाला सिपाही कहती रही है। इन दिनों वीर सावरकर पर राजनीति उसी ढर्रे पर चल पड़ी है। दरअसल ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब यूपी में विधान परिषद गैलरी में वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तस्वीर का अनावरण किया और ये बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुभ गई। कांग्रेस ने तो बाकायदा सभापति से चिट्ठी लिखकर तस्वीर हटाने की मांग की, जिस पर बीजेपी अड़ गई है कि वीर सावरकर की तस्वीर तो हटेगी नहीं। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं, इसको लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की गैलरी में आजादी के महानायकों के साथ तस्वीर लगाए जाने के बाद से ही कांग्रेस खुले तौर पर विधान परिषद की गैलरी से सावरकर की तस्वीर हटाए जाने के लिए मोर्चा खोल चुकी है। सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से आज़ादी मूवमेंट के साथ था, लेकिन जेल की यातनाएं सह नहीं सके। उन्होंने अंग्रेजों से सशर्त माफी मांगी और अंग्रेजों के साथ काम किया, तो देश उन्हें क्रांतिकारी नहीं मान सकता। ये प्रमाणित तथ्य हैं। जबकि बीजेपी ने भी कांग्रेस की इस आपत्ति पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सावरकर देश की आजादी के महानायक थे, साथ ही गैलरी से तस्वीर हटाने की चुनौती दे डाली है। मैंने चुनौती देता हूं कि इनकी हिम्मत हो तो संसद में तस्वीर हमने लगाई थी वीर सावरकर की। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, हटा नहीं पाई कांग्रेस, और आज भी वहीं लगी है। और आज भी मैं चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत हो तो विधान परिषद से सपा और कांग्रेस मिलकर उसको हटाकर दिखाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिना नाम लिए कौन स्वतंत्रता सेनानी है कौन नहीं की बहस शुरू कर चुके हैं और कहा है कि देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीजें जो सवाल खड़ा करती है। दरअसल ये पूरा मामला विधान परिषद के सुंदरीकरण के लिए बनाई गई फोटो गैलरी में वीर सावरकर की तस्वीर से शुरू हुआ था, लेकिन इस पर सियासत दूर तक जाती दिख रही है। एक और बीजेपी जहां सावरकर को सच्चे देशभक्त के रूप में पेश करती आई है और उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस हर बार सावरकर को देश विरोधी बताने का कोई मौका नहीं चूक रही। देश की बहस में चर्चा है कि क्या आज के नेता ही तय करेंगे कि कौन स्वतंत्रता सेनानी होगा कौन नहीं। सवाल तो ये भी उठता है कि भारत की आजादी से लेकर देश के लिए मर मिटने वालों पर क्या इस तरह की सियासत जरूरी है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है, हाँ या नहीं पर आप अपनी राय दे सकते हैं। शो के दौरान आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी वोटिंग का ऑप्शन है। हम शो के दौरान आपके जवाब भी दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। सीधे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले रंजीत सावरकर जी, ग्रैंडसन हैं वीर सावरकर जी के, और हमारा सौभाग्य है कि रंजीत जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ जसदेव सिंह साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं जो कि संघ के एक विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं जो कि एक दलित चिंतक और विचारक हैं, अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, शुरुआत में आज करूंगा सीधे रंजीत सावरकर जी से। सर, ये लोग जो आपत्ति उठाते हैं वो दो ही बात कहते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांग ली और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चलते रहे। हकीकत क्या है इसके बारे में? देखो, पहली बात तो माफ़ी कहीं मांगी नहीं है।
उन्होंने आवेदन किया था अपनी रिहाई के लिए, और वो एक हर कैदी का अधिकार है रिहाई का आवेदन करना। और केवल सावरकर नहीं, सभी क्रांतिकारियों ने ऐसे आवेदन किए थे और सभी सावरकर जी के पहले छूट चुके थे। सचिंद्रनाथ सान्याल जो बंगाल के बड़े क्रांतिकारक हैं, जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास होता, एक बार 1915 में, दूसरे बार काकोरी कांड में, उन्होंने लिखा है कि मैंने भी ऐसा आवेदन किया था, मुझे छोड़ा मगर सावरकर जी को छोड़ा नहीं। उनका बंदी जीवन नाम का किताब है, क्योंकि सरकार को डर था कि उन्हें छोड़ा तो महाराष्ट्र में क्रांति की ज्वाला फिर से भड़क उठेगी। तो दूसरी बात है, उन्होंने खुद के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्होंने सभी के लिए किया था। उनके आवेदन पे जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई लिखा है, उसमें लिखा है कि इन विच ही प्रेज दैट ए जनरल एमनेस्टी में बी ग्रांटेड टू ऑल द पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी रिहाई अगर दूसरे क्रांतिकारियों की रिहाई के बीच में आती है तो मुझे और मेरे भाई को रिहा ना करें मगर सबको छोड़ दो। और उनके एप्लीकेशन के बाद ऑलमोस्ट सभी को छोड़ गया, मगर सावरकर को 1921 में भारत लाया गया और 24 तक रखा, और उसके बाद 37 तक, मतलब करीबन 27 साल उन्हें सरकार ने बंद कर दिया। सरकार के सभी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ही इज़ ए वेरी डेंजरस पर्सन। तो अगर सावरकर ने ये चिट्ठी लिखी रिहाई के लिए, जो माफ़ीनामा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिचर्ड कैडॉक ने लिखा है, सर कैडॉक ने जो गृहमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो रिग्रेट और रिपेंटेंस इन इट। तो इससे अगर आप माफ़ीनामा मांग रहे हैं, अगर इसे देशद्रोह मांग रहे हैं, तो भारत का हर क्रांतिकारी, अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल्लाह, जो लाहौर इसमें काकोरी कांड में जिन्हें फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने भी ऐसे अर्जी किए थे, उनको भी आप बोलोगे देशद्रोही? मेरे ख्याल से ये सियासत है, और उनका जो हिंदुत्व है सावरकर का, वो उसमें कोई भी धार्मिक क्रिया से वो संबंधित नहीं है। उनके हिसाब से 2 ही चीज़ें हैं कि जो जिनके पुरखे यहाँ के हैं और जिनकी संस्कृति यहाँ के, वो यहाँ के नागरिक है, बस। बिल्कुल सही। और शायद इसीलिए राइट विंग के वो हैं, तो अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति के लिए शायद आज भी उनका विरोध हो रहा है। सीधे जगदेव सिंह जी के पास चलते हो। जगदेव सिंह जी, हमने इतिहास के जो तथ्य हैं जिनके बारे में सवाल उठते रहे हैं, उस पर रंजीत सावरकर जी ने 2 टूक अपनी बात कही है। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को अब फोटो हटाने वाले विवाद से दूर हो जाना चाहिए, और अखिलेश जी को भी अपना जो इतिहास का ज्ञान है वो थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। देखिए दीपक जी, जो इतिहास है वीरों का, जो हमारे देशभक्त रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते सूली पर चढ़े हैं, आज में पिछला इतिहास उठाकर देखिए, जो भी हमारे देशभक्त रहे हैं, उनके इतिहास में इनके इतिहास में बड़ा फर्क है। इनके बारे में शुरू से भ्रम पैदा होता रहा है और कई तरह सवाल उठते रहे हैं। ये संघ से संचालित, संघ तरफ इनका वो रहा है, प्रेम रहा है, और संघ वो है जिन्होंने अंग्रेजों से खुद माफी मांगी थी। संघ वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। सर, इसका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। भ्रामक है और कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं, इससे तो दूर उठाना चाहिए। जो संघ ने माफी मांगी अंग्रेजों से, ये कहां डॉक्यूमेंटेड है, मुझे बता दीजिए। और तमाम राम प्रसाद बिस्मिल हुए, सरदार भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, हमारे तमाम देशभक्त हुए हैं। आज किसी भी सवाल क्यों नहीं उठा? वीर सावरकर जी पे सवाल क्यों उठते हैं? कुछ दाल में काला तो है, असलियत कुछ तो है। शायद इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सबसे बड़े झंडा बरदार थे, और महात्मा गांधी इसीलिए उनको पसंद करते थे। आप देखिए यंग इंडिया में कितना लिखा है महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के बारे में। समर्थक रहे हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते रहे हैं, और उसी विचारधारा के लोग आरएसएस का तो आप कहते हैं, गोडसे कहते हैं, गांधी जी का हत्यारे कहा जाता है। उसी विचारधारा से संबंधित हमारे जो रहे हैं वीर सावरकर जी, इसीलिए इन पर भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक है, रंजीत जी जवाब देना चाहते हैं। रंजीत जी, क्या साफ होना चाहिए? ठीक है, आप डिबेट में साफ कर रहे हैं, वैसे भी साफ होना चाहिए। ठीक है, सिंह साहब, रंजीत जी जवाब देना चाहते हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। सैफ भाई, आपके पास आ रहा हूँ, मैंने आपका हाथ देख लिया उठा हुआ। हम इतिहास आएंगे रंजीत जी के बाद। रंजीत जी, अब वर्तमान नहीं देख रहे हैं। दीपक जी, सर्वप्रथम दीपक जी, सावरकर स्मारक ने सावरकर जी की सभी एप्लीकेशन ऑलरेडी पब्लिश की है, उसमें कहीं भी माफ़ी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिटिशों ने हमें शस्त्र उठाने पर मजबूर किया
और अब अगर ब्रिटिश कहते हैं कि हम शांति से भारत का विकास में सहयोग देंगे, तो कोई भी वो आदमी पागल होगा जो शांति का मार्ग छोड़कर शस्त्र धारण करेगा। ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है। और दूसरी बात ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम लिया, उन्होंने भी, मैंने कहा सभी लोगों ने ऐसे दिए, बिकॉज ये राइट ऑफ द कन्विक्ट है, ये अर्ज देना छूट के लिए ये एक न्याय प्रक्रिया का भाग है, और सभी ने किया। तो ये सभी को कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को 1948 के बाद किसी से खतरा नहीं था, सबकी विचार, कोई इनके अनुयायी नहीं बचे थे। सिर्फ सावरकर ऐसे थे जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पावरफुल थी। और 48 जनवरी 48 ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है। गांधी खुद कह चुके थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी बन चुकी है, इसीलिए उसे बंद करना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने 13 जनवरी को कैबिनेट में ये कहा कि मैं इसके बाद मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। और ये चिट्ठी है मध्य प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष की सावरकर जी को। उन्होंने कहा कि रविशंकर शुक्ल जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने और पटेल के बहुत नजदीकी थे, उन्होंने, वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपकी जल्द से जल्द सरदार पटेल से बात कराना चाहते हैं। और क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका प्लान क्या है, ये पत्र मेरे पास है और ये पत्र की तारीख है 13 को पटेल रिजाइन करने की देते हैं, 12 की है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट वाज देयर। तो इसीलिए सावरकर को पहला बार जो हुआ उनको गांधी हत्या में फंसाया गया, उनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं था और सरकार अपील में भी नहीं गई, उनको छोड़ दिया और अपील में भी नहीं गई सरकार। मगर हिंदू सभा खत्म हो गई और इसके बाद जब हिंदू सभा खत्म हो गई तो इंदिरा गांधी ने सावरकर जी को, उनको डर नहीं था, उन्होंने सावरकर जी की स्तुति की, खुले मन से की। मगर जब वाजपेयी सरकार वापस आ गई तो इनको सावरकर में खोट दिखने लगी। तो ये केवल और केवल सत्ता का राजकारण है, मगर सत्ता के लिए 1 रुपया राष्ट्र पुरुषों को बदनाम ना करे। ठीक है सैफ, मेरा सीधा सवाल आपसे है, अगर उस वक्त वीर सावरकर का नाम गांधी हत्याकांड में ना घसीटा जाता, मेरे ख्याल से आजाद भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनती हिंदू महासभा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इसी विचार के आधार पर उनका विरोध कर रही है? क्योंकि नेहरू को डर था सावरकर से, और नेहरू को जिस से डर था, चाहे वो सुभाष जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो या बाकी लोग हो, उनको हाशिए पर रखा गया। देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आपके चैनल पे अभी जो बोला जा रहा था कि माफी नहीं मांगी, कांग्रेस के ये रहा सावरकर साहब का जो लेटर है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसमें इसमें क्या वर्ड्स हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, यानी मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मैं आपके लिए सबसे मानने वाला नौकर रहूंगा और आगे चल के आपको पॉलिटिकल फायदा पहुंचाऊंगा। ये रहा दूसरा लेटर, मैं आपको दिखाना चाहता। दूसरी बात, हिंदू महासभा, ये रहा वो लेटर देख लीजिए, और इसमें रंजीत भाई, सैफ अपनी बात पूरी करें, मैं बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ आपका सवाल। ये रहा मैं उनके सवाल का दूसरा आपने जो पूछा, हिंदू महासभा जो है वो ये आज हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे जो नेशनल सेक्रेटरी, वो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को जो गॉडसे ने गोली मारी वो तो सही किया। ये नेशनल नहीं, हिंदू महासभा आज क्या कहती है, और हिंदू महासभा का मेरे ख्याल से कोई अस्तित्व नहीं बचा। लेकिन इसी बात को लेकर मैं अवनीश जी के पास जाता हूँ। सैफ, आपको रुकना होगा, मैंने पूरा वक्त दिया आपको। अवनीश जी, क्या ये अंग्रेजी में पत्र लिखने की भाषा नहीं है? अंग्रेजी में जो ब्रिटिश लेटर्स लिखे जाते हैं वो आई बेग टू से ही स्टार्ट होते हैं। क्या व्याकरण के आधार पर सैफ को ये नहीं समझना चाहता कि ब्रिटिश लेटर राइटिंग का ये तरीका है, आई बेग टू से? मगर उन्होंने फिर घुटने टेक दिए। ठीक है सैफ, अवनीश जी से जवाब ले लेते हैं, फिर रंजीत जी से क्लैरिफिकेशन लेंगे। दीपक जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। ठीक है, आइए सुन लेते हैं अवनीश जी। अरे सैफ खान, या अंग्रेजी का लेक्चर मैं दूंगा आपको, अंग्रेजी मैं सिखाता हूं आपको। अब आप चुप हो जाइए ना, आपने पढ़ के सुना दिया ना, सुन लीजिए अब आप। दीपक जी, वास्तविक बात यह है कि 1901 में, मुझे अंग्रेजी, चलिए 1901 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले सावरकर थे। नीचे उनका कॉन्विक्ट नंबर भी दीपक जी, इनको बंद करिए ना, ये क्या जेल नंबर। सैफ, आपको रुकना होगा प्लीज, सैफ आपको रुकना होगा। बहस के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, आप चिंता मत करिए, मैंने आपको मौका दिया, आगे भी दूंगा। बीच में अगर बोलेंगे, हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों की बात नहीं समझ आती। अवनीश जी। दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है, 2-3 बातें बड़ी साफ रखनी चाहिए।
मैं एक बात बड़ी साफ कहता हूं कि एक बात बताइए कि वीर सावरकर को, स्वतंत्र वीर सावरकर को जो समुद्री जहाज से कूद गए थे और इंग्लिश चैनल पार किया था उन्होंने, ऐसा व्यक्ति 1910 में और 1911 में उनको काले पानी के 2 बार मुकदमा चलता है और 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, काला पानी में रखा जाता है। और उसमें क्या किया जाता है मालूम है आपको? उसमें कोल्हू में जहां बैल जुतते हैं उसकी जगह सावरकर को जोता जाता था और इतनी सरसों का इतना तेल निकालना है। आज इनको कहा दिया जाए, कई लोगों की पैंट गीली हो जाएगी ये सुनते। और एक तो हमारे नेताजी थे जो अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखते थे नैनी जेल में बैठ करके, काला पानी में, लेकिन वहां पर वो नाखूनों से लिखते थे, देश की आजादी के लिए नाखूनों से लिखते थे, नाखूनों से। देश के लिए नैनी जेल में नहीं रखा गया उनको, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ये कौन बोल रहा है भाई? दीपक जी ये कौन बोल रहा है बीच में कौन बोलता है? हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं। कौन बोल रहा है ये? यही सिर्फ अभी की आवाज, सिर्फ अभी की भांति कौन कर रहा है यहाँ पे? उससे वो परेशान हो गए, इसे बर्ड फ्लू है इस समय। अरे कौओं को मत बुलाओ यहाँ पर। अरे दीपक जी, सिर्फ एकमात्र स्वतंत्र वीर सावरकर हैं जिन्होंने कहा 1857 की क्रांति पहला स्वाधीनता संग्राम था। नैरेटिव बदल दिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती, उस समय तक तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंग्रेज हुआ करते थे। 1901 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं वो। मदनलाल ढींगरा, हरदयाल, इन सब के साथ इंडिया हाउस में लंदन में रह करके अंग्रेजों के साम्राज्य को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। ये थे स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसके बारे में पता है क्या है? आज भी जाकर के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, मोस्ट डेंजरस, बताता हूं, जो मोस्ट डेंजरस थे वो तो हो गए अंग्रेजों के भक्त। अरे और जिनसे किसी को कोई डर नहीं था। नेहरू वांग्मय में जाकर के पढ़ लो, नेहरू जी वहां जाकर के क्या कहते हैं? कहते मैं गांधी जी का आदमी नहीं हूं, आपका आदमी हूं। तो मुझे लगता है कि आप एक बात बताइए, बीच में काऊ मत करें। मैं कहता हूं सावरकर की मूर्ति ना लगे तो माउंटबेटन की लगे। माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन की तस्वीर लगनी चाहिए क्या? अब यही बात करेंगे ना। और जहां तक ये संघ की बात कर रहे थे, मैं इनका नाम नहीं जानता, जो टोपी लगा के बैठे हैं, फरवरी 2020 में इनको मैं चैलेंज करता हूं, संसद के अंदर साफ किया था। सैफ, प्लीज सैफ का ऑडियो डाउन कर दीजिए। सैफ, आपको मौका दिया, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बाकी लोग भी बैठे हुए, माफ कीजिएगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश बैठे हुए हैं, अनिला जी खामोश बैठी हुई है। आप एक वन साइडेड डिबेट ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, संसद में भारत सरकार ने साफ किया है कि सावरकर के माफीनामे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर क्यों सवाल उठाए जाते हैं सावरकर पर? नहीं देखो दीपक जी, अगर कोई ऐसे एविडेंस है, देखिए मैं पिछले 2-3 दिन से ये तमाम जो मीडिया प्रतिष्ठान है उसमें सावरकर जी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि इतनी बार सत्ता में रहने के बावजूद भी और इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी आज भी बीजेपी जो है वो सावरकर की जो अच्छाइयां हैं उनको उजागर करने की बनिस्बत उनको सर्टिफिकेट इंदिरा गांधी जी से दिलवाती हैं, उनको सर्टिफिकेट गांधी जी से दिलवाती हैं, यंग इंडिया की बात करती हैं। देखिए आप सुनिए, सर वो तो सम्मान कर रही है ना, चित्र इसीलिए लगाया गया कि सम्मान हो उनका, इसीलिए यूपी विधान परिषद में चित्र लगा। नहीं सुनिए देखिए, अरे भाई दीपक जी यही तो गलती कर रहे हैं। अगर कोई वीर है या कायर है ये तय करने का अधिकार सरकारों का नहीं है। अगर आप तस्वीर लगा करके किसी को, अगर लोगों को लगता है कि वो कायर है तो कायरता की बात करें, अगर लोगों को लगता है कि वो वीरता की बात करे तो वीर की बात करें। तो तस्वीर का विरोध क्यों? यही तो राजनीति है ना। देखिए इस संपूर्ण सतीश प्रकाश जी यही तो राजनीति है ना, फिर तस्वीर का विरोध नहीं होना चाहिए। दीपक जी सावरकर जी के ऊपर नहीं देखिए सुनिए दीपक जी, देखिए राजनीति आप करिए लेकिन सावरकर जी के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर सावरकर जी को जानना है तो संपूर्ण भारतीय इतिहास को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, आजादी के बाद का इतिहास और आजादी के पहले का इतिहास। आजादी के पहले के इतिहास में सावरकर जी खुद उपस्थित हैं, आजादी के बाद के इतिहास में सावरकर जी को मानने वाले लोग हैं। अगर सावरकर जी के मानने वाले लोग और सावरकर जी की विचारधाराओं में कुछ समानता है जो सवाल खड़ा करती है। देखिए सावरकर जी ने पुणे में खुद ये कहा कि जिन्ना ने 2 नेशन की थ्योरी नहीं थी, ये थ्योरी मेरी थी। और दूसरी बात, अगर आजादी से पहले
संपूर्ण भारतीय जो 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 आपकी जो जनता है उसको दो हिस्सों में बांटने वाले कहीं ना कहीं सावरकर जी थे। ठीक है, मैं सीधे आप ही की बात रंजीत जी जवाब देना चाहते हैं। सतीश प्रकाश जी, बहुत वक्त है हमारे पास, आप छोटे छोटे पॉइंट रखे, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। रंजीत जी, सतीश जी रुक जाइए, आप ही के पॉइंट को डिस्कशन के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। आप चुप ही नहीं होते सतीश जी, आप चुप ही नहीं होते जी। मैं ये कह रहा हूं, आप ही के पॉइंट पर जवाब ले रहा हूं। क्या टू नेशन थ्योरी सावरकर जी ने दी थी? क्योंकि उनकी आलोचना करने वाले बार बार कहते हैं रंजीत जी कि टू नेशन थ्योरी उन्होंने पुणे में कहा था कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी नहीं है, ये मेरी है। क्या ये सच है? आप ही के पॉइंट को आगे ले जा रहा हूं। टू नेशन थ्योरी सावरकर जी के जन्म के पूर्व कुछ महीने पहले 1883 में सर सैयद अहमद ने अपने एक लेख में लिखी, बाद में 1885 में अपने भाषण में दी, बाद में इकबाल ने उसे 1930 के अधिवेशन में उन्होंने वो थ्योरी आगे की, और बाद में जीना ने की। और सावरकर का एक प्रेस कटिंग आया था, तो उस पर सावरकर जी ने तुरंत ये किया कि मैंने ऐसा कहा नहीं, ये इन्होंने कुछ मेरे भाषण के गलत अंश लिए। तो टू नेशन थ्योरी सावरकर तो उसके बाद अखंड भारत के लिए लड़ते रहे, आखिर तक उन्होंने अखंड भारत नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान निर्मिति का जो श्रेय है वो तो जवाहरलाल नेहरू को जाना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, मेरे पास माउंटबेटन का एक रिपोर्ट है, 9 मई 1947 को माउंटबेटन ने अपना प्लान बनाया और जवाहरलाल नेहरू को अपने घर में बुला लिया शिमला में, और जवाहरलाल नेहरू अकेले वहां गए, और माउंटबेटन लिखते हैं उसमें कि आई कॉल्ड नेहरू एज माई गेस्ट, ही वॉज नियरिंग ए ब्रेकडाउन एंड ही स्पेंड 4 days विथ अस, वी मेड रियल फ्रेंड्स विथ हिम। और उसके बाद नेहरू ने वो पार्टीशन प्लान मान किया है। कैसा 4 दिन में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, मगर माउंटबेटन खुद, दिस इज ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम वाइसरॉय टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट नंबर 15 मई 1947। नहीं, आप सुनिए, ये रिपोर्ट है। सतीश जी, एक छोटा सा रिमाइंडर, फिर मुझे अनिला जी के पास जाना है, मैं उनके पास गया ही नहीं हूँ। सतीश जी, एक छोटा सा रिमाइंडर। कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सवाल का जवाब पूछ लो उनसे। आचार्य कृपलानी थे, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने विदाउट कंसल्ट सावरकर जी ने कौन सा जन आंदोलन चलाया? अगर सावरकर जी जेल में गए तो हत्या की है ना, हत्या चाहे अंग्रेज की करें या किसी की भी करें। अरे पुणे के डीएम की हत्या की है ना, उनके ऊपर 2 महत्वपूर्ण अपराध हैं, एक गांधी की हत्या में शामिल होने का, दूसरा जिसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला आज तक। तो अगर वो हत्या पे हत्या कर रहे हैं तो ये भी कोई कहीं ना कहीं आपका हिंसक व्यवहार है ना। आप गजब बात कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी। अंग्रेजों की हत्या को क्रांति कहा गया था, क्रांति। सतीश प्रकाश जी, आप अंग्रेजों की हत्या को गलत बता रहे हैं। रंजीत जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, अनिला सिंह जी के पास चलता हूँ। अनिला सिंह जी, जो विरोध हो रहा है सिर्फ राजनीति के नाम पर। दीपक जी, आज सतीश प्रकाश ने न सिर्फ दीपक, क्या बात है दीपक जी, अनिला जी, रंजीत जी, मैं आपके से 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। अनिला जी, मेरी आवाज सुन रही है? क्यों राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा है? अवनीश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट रुकिए। अनिला जी की तो बात ही नहीं की ना, मैंने सावरकर जी के माफीनामे की बात नहीं की। जी बिल्कुल, मैं ये उम्मीद करता हूं देखिए ऐसा है। अच्छा, उन्होंने एक अंग्रेज कलेक्टर की हत्या की, तो सावरकर को हत्यारा कहना उचित होगा, जैसा सतीश प्रकाश बता रहे हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, इस देश की जनता ये जानना चाहती है। ठीक है, सतीश प्रकाश जी शांत हो जाइए, अनिला जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा है कि पहले मायावती जी ने क्या कहा उसको पढ़कर समझकर आते तो अच्छा रहता, क्योंकि बीएसपी का यहाँ पर आप सपोर्टर बनकर हमेशा बैठते लिखते जरूर है राजनीतिक विश्लेषक। नहीं, मायावती जी सुनिए, शांत रहिए। अगर सुनिए, अगर चर्चा पे आ जाऊंगा तो सुनिए, इस देश में अंग्रेज और व्यापारी के रूप में घुसा। सुनिए, बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पे वीर सावरकर जी हाथी हैं और जिनको भौंकना है वो भौंकते रहे। सीधी सी बात है, ये दिवालियापन है, इनका दिमागी दिवालियापन है। इतिहास को जानते नहीं है, इतिहास को मानते नहीं है, यहां पर बैठकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। वीर सावरकर के विषय में कितना जानते हैं आप? आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि सेंट्रल जेल कब बनी थी, वहां पर लोग कैसे रहते थे। बात बनाते हैं आप लोग, वीर सावरकर के बारे में जानते क्या है? आपको पता है कौन सी पुस्तक उन्होंने सबसे पहले लिखी थी जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी।
कुछ पता है आपको? आपको मालूम है हिंदुत्व की परिभाषा किसने दी थी? हाँ, ये दिक्कत है, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, वो सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है। ये परेशानी है इनको कि ये हिंदू चेहरा कैसे हो गई, हिंदू की परिभाषा कैसे दे दी। हाँ, आप बात करते हैं, आपको मालूम है जब वहां के गृह मंत्री उनके हिसाब से सत्ता चलेगी कि इस प्रकार की कोई पिटीशन नहीं लिखी थी जिसमें उन्होंने माफी मांगी। यहाँ बैठकर कांग्रेस और बीएसपी हमें सिखाएगी, समाजवादी पार्टी हमें सिखाएगी कि उन्होंने कैसे पिटीशन लिखी थी। अरे भाई सुनिए ना, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा कि आपको सच्चाई से बताने की जरूरत है। शांत रहिए, तमाशा बना के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, राजनीतिक कारणों से विरोध इसके बीच में हम जाएंगे। ऋषि शर्मा लखनऊ से मेरे एक दर्शक है। ऋषि शर्मा जी थोड़ा शांत हो जाइए। अब विजय जी मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। ऋषि शर्मा जी क्या कहेंगे, क्या वीर सावरकर का सम्मान नहीं होना चाहिए और सिर्फ इसलिए विरोध हो उनका क्योंकि वो हिंदुत्व का एक चेहरा थे? दीपक जी देखिए, मैं आपसे साफ तौर पे ये कहना चाहूंगा कि वीर सावरकर जी का सम्मान बाकी के क्रांतिकारियों की तरह, बाकी के देशभक्तों की तरह बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और उसके बाद अगर आज ये सारी बातें हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है। और राजनीति चमकाने के लिए अगर आप किसी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही, राजनीति चमकाने के लिए देशभक्ति पे सवाल। लेकिन अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सतीश प्रकाश जी अपनी बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा हत्यारे थे वीर सावरकर, मानते हैं पुणे के डीएम को मारा इसलिए उनको हत्यारा कह रहे हैं। क्या ये सतीश प्रकाश जी क्या किसी इंटेलेक्चुअल दिवालियेपन के शिकार तो नहीं हो गए अगर वो उनको हत्यारा कह रहे हैं? तो ये तो बहुत छोटा शब्द है। आज सतीश प्रकाश ने यहाँ पर न सिर्फ स्वतंत्र वीर सावरकर को हत्यारा कहा है, बल्कि रासबिहारी बोस, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको हत्यारा कहा। इन सब पर हत्या के मुकदमे थे जिनके कारण उनको फांसी हुई थी। सबको हत्यारा कहा है इस आदमी ने। जी सुनिए, इसका आपके चैनल पर बैठ करके इन तमाम क्रांतिकारियों को ये हत्यारा कहे, सवाल ये है आतंकवादी कहे, जो कांग्रेस की सरकार ने अपनी किताबों में लिखा, ये मुझे दुख हो रहा है। जो आरोप मुझे दुख है, कष्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा है? पाकिस्तान पर किताब है, पाकिस्तान जाकर सुनो, पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने सावरकर जी के बारे में क्या लिखा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने सावरकर जी के बारे में क्या लिखा है? कुछ अकल है? साक्ष्य है कि हत्यारे कहने वालों, सावरकर जी का हत्यारे कहने वालों, भगत सिंह, आप भी तो सावरकर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ना, आपको भी सत्ता चाहिए ना। अरे तुम हो सावरकर से प्यार नहीं है, देश की आप आत्मा कहीं की ना हत्या करने वाले जो तुम हो। जनमानस के मुद्दे है ना, वहां से ध्यान भटकाने के लिए सावरकर को बीच में लेकर के आते हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर वो क्या हालात है? बड़ी बात मैं बता दूं सावरकर जी के सावरकर जी ने कहा कि मेरे हाथों में आरोप है हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं। की हत्या करी, ऐसे क्या मैं अपनी भारत माता को स्वतंत्र करा पाऊंगा क्या? मुझे जेल से बाहर निकलना होगा और फिर से हिंदू समाज को संगठित करना होगा। ठीक है सतीश प्रकाश जी, बीच में बहुत बोलते हैं आप, लेकिन मैं 9 बजे की शुरुआत करूंगा। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर को कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से हम शुरुआत करेंगे जो उन्होंने वीर सावरकर के बारे में कही थी। मैं सबको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश रुक जाइए, बीच में बहुत बोलते हैं आप। सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर को कैसे श्रद्धांजलि दी थी, उनकी ओजस्वी वाणी में आप खुद सुनिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। तो ये श्रद्धांजलि थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सीधे मैं चलूंगा रणजीत सावरकर जी के पास। रणजीत सावरकर जी, जो तथ्य यहां पर उठाए जा रहे हैं,
सबसे पहले तो मैं सतीश प्रकाश जी का टोटल खंडन करता हूं कि उन्होंने पुणे के डीएम की हत्या के आरोपी बता दिया सावरकर को। मैं उसे क्रांति मानता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी तो आप शांति से लड़ें, अहिंसा से लड़ें, या उनके खिलाफ बल का उपयोग करके लड़ें। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और हमारे कई सारे शहीद लोगों ने ऐसा किया। चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मारी, लेकिन क्या हुआ था वहां पर, कैसे उन्होंने निहत्थे होकर सामना किया अंग्रेज पुलिस वालों का, इस बात को सब जानते हैं। रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, क्या यह सच नहीं है अगर सावरकर जी की आइडियोलॉजी के साथ हिंदुस्तान का पहला चुनाव हुआ होता और उनको गांधी जी की हत्या में न लपेटा जाता और गांधी जी की हत्या ना हुई होती, तो शायद वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स होते इस देश की 1955 में, तब लेफ्ट की कोई जगह नहीं बनती। क्या आप ये नहीं मानते? जी, रिकॉर्ड यही कहता है कि 1948 में कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन होने लगे थे। जगह जगह पर लोग गुस्सा हो गए थे, क्योंकि पूरे भारत भर जो निर्वासित फैले थे उनसे वो कहानियां सुनकर लोग कांग्रेस के विरुद्ध गए थे। गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का आगर बन गई है और इसे बर्खास्त करना चाहिए। गांधी जी ने अपने मौत के पहले एक दिन ही कांग्रेस बर्खास्ती का रिजोल्यूशन लिखा था। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में दो टुकड़े हो गए थे, कांग्रेस के दो धड़ हो चुके थे। और वल्लभ भाई पटेल, मैंने जब आपको कहा कि सावरकर जी के संपर्क में थे, तो हो सकता है कि एक रीअलाइनमेंट में वल्लभ भाई पटेल और जो दूसरे उनके साथ लोग हैं वो सावरकर के साथ मिल जाते तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती थी। और मेरा अभी भी यही कहना है कि सिर्फ इसी को रोकने के लिए विदाउट एनी एविडेंस सावरकर जी को गांधी हत्या में फंसाया गया। विदाउट एनी एविडेंस। तहसीन पूनावाला, मैं आपको लगातार सुनता रहता हूं, काफी बोलते हैं आप, पूनावाला हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात का सम्मान नहीं होता आपसे। क्यों आपको वीर सावरकर से चलिए इसी सवाल को लेकर मैं सीधे चलता हूं। जगदेव सिंह जी हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी को जुड़ गए हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं सतीश प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं चलता हूं। क्या राजनीतिक रीअलाइनमेंट के डर से लेफ्ट ने, नेहरू जी ने और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जानबूझकर सावरकर का नाम फंसाया गांधी हत्या में? कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, कपूर कमीशन में भी कोई सबूत नहीं मिला, एक वर्बल गवाही सिर्फ, कोई सबूत नहीं। सुनिए नहीं, देखिए दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के माध्यम से। अभी आपने मुझसे ये, सावरकर जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा विरोध इस बात को लेकर के है कि सावरकर के ऊपर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आप सावरकर का पक्ष कहीं ना कहीं गिरा रहे हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके मानक होंगे कि सावरकर जी ठीक है या गलत है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर तो खुद आरोप है कि उन्होंने अंग्रेजों की जो है कहीं ना कहीं गवाही दी है ना। तो मेरा मानना यह है, डॉक्यूमेंट से बताइए कहां पर डॉक्यूमेंट, सतीश प्रकाश जी पुस्तक कोट करिए, माफीनामा कोट करिए प्लीज, वो भी भारत रत्न हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के सबसे बड़े जन नेताओं में से एक थे। खत्म करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका उद्देश्य, सुनिए, आप कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, आपके इतिहास में खोट है। जो गलतियां कांग्रेस ने की वही गलतियां आप कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, सावरकर को बड़ा करके नहीं दिखा रहे। आप भी कहीं ना कहीं फोटो प्रदर्शनी के अंदर सावरकर को लगाना उनकी पुरानी जगह पर उनको पहुंचाने जैसा है। मैं सीधे चलता हूं। अनिला जी, सतीश जी रुक जाइए, आपने अपनी बात कह दी। अनिला जी, मेरा सीधा सवाल है, कई सारे उलझुल आरोप लगते हैं अटल जी के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, तथ्य कोई नहीं होता। रंजीत जी ने पूरी स्थिति साफ कर दी। क्या यह हकीकत नहीं है कि आज सावरकर जिस आइडियोलॉजी को लेकर 1940s में, 1900 में आगे बढ़े थे, आज उस आइडियोलॉजी देश के घर घर में पहुंच रही है? अगर ये 70 साल पहले हो जाता तो क्या कांग्रेस की वो ताकत बनती जो कांग्रेस की ताकत 70 सालों तक रही इस दरमियान, सपोर्टेड बाय लेफ्ट, एक पॉलिटिकल पार्टी? बिल्कुल नहीं बन पाती, बिल्कुल नहीं बन पाती। और अभी रंजीत जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझा भी दी। यहाँ पर मैं सतीश जी को भी सुन रही थी, तो मैं सतीश जी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सतीश जी, आप दलित चिंतक भी हैं, तो ये वीर सावरकर की वजह से सहभोज शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था कि जात पात हम हिंदुओं में बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो और चाहे कोई अगड़ी जाति का हो, हम सब मिलकर साथ बैठकर भोजन करेंगे। ये उन्होंने शुरुआत करी थी। अब मुझे बताइए किस प्रकार के व्यक्ति थे? खराब व्यक्ति थे क्या?
हाँ, देखिए ऐसा है, बिना इतिहास को जाने परखे अच्छी तरीके से किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। कांग्रेस का चरित्र अभी रंजीत जी ने भी काफी कुछ बता दिया, और अभी अवनीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर वीर सावरकर जी की तस्वीर ना लगाएं तो एडविना माउंटबेटन की लगाएं नेहरू जी के साथ। किस प्रकार की बातें करते हैं। हाँ, और इतिहास जो गढ़ा गया है हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद, उसका नतीजा है कि आज जो हमारे पैनल पर बैठे हैं उनको भी जानकारी नहीं है, हमारे देश के बच्चों को कोई जानकारी नहीं रहेगी। एक षड्यंत्र की तरह जो इतिहास पढ़ाया गया हमारे स्कूल और कॉलेजों में, वो ये जताता था कि एक पक्ष जो है उसने सब कुछ किया, बाकी लोगों ने तो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ किया ही नहीं। कुछ लोगों की वजह से देश की स्वतंत्रता मिल गई, बाकी लोगों की वजह से तो कुछ भी नहीं मिला। और मैं तो कहती हूं कि सबको जाना चाहिए, एक बार अंडमान निकोबार जाइए, वो जेल में देखिए किस प्रकार की प्रताड़ना दी जाती थी वहां पर। हाँ, इधर नेहरू जी जब जेल में जाते थे तो उनके लिए स्पेशल डिनर सेट होता था, स्पेशल कमरा, किताबें, और मन लगा रहे, इसलिए जो इस प्रकार के जो सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ लीड करने वाले जो नेता थे उनको कहा जाता था बागवानी भी कर लीजिए। और उधर की सेंट्रल जेल में देख लीजिए किस प्रकार से उनको जिंदा रखा जाता था, क्या खाने को दिया जाता था। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है नीला जी आपका। कुछ तो शर्म करिए, आप भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी है। तहसीन पूनावाला, आप पूना से जरूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इस बेटे को आप उचित सम्मान नहीं देते। मैं सीधा आपसे कहना चाहता हूं, माफीनामा उन्होंने कभी नहीं लिखा, रंजीत जी ने इसको क्लैरिफाई किया। साथ ही साथ गांधी की हत्या में एक ओरल गवाही के अलावा उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप लोगों ने सावरकर को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो कांग्रेस के लिए खतरा बन चुके थे, इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक उनको इतिहास से मिटाया गया। चूंकि इंदिरा जी को उनसे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था, वो पावरफुल बन गई थी, इसीलिए उन्होंने उनका सम्मान किया। इसीलिए आज भी कांग्रेस को लगता है कि हिंदुत्व की जिस आइडियोलॉजी को सावरकर जी लेके चलते थे, आज बीजेपी लेके चल रही है, तो सावरकर का विरोध हो। क्या ये सच नहीं है? मैं 3 या 4 पॉइंट्स कहूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैं माफी से कहना चाहता हूँ, आपके शो पे अगर किसी ने ये कहा कि सावरकर ने माफीनामा नहीं लिखा था, वो झूठ कह रहे हैं। पहली बात तो मैं सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर गया हूँ, और एक झूठ जो पहले आपके शो पे कहा गया नेहरू जी के बारे में, 6 महीने को छोड़कर बाकी के 13 साल 6 महीने नेहरू जी ने हार्ड कोर प्रिजन में गुजारे थे। नेहरू जी सभी जंगे आजादी में, सभी आजादी के सेनानियों में से सबसे अधिक समय जेल में किसी ने बिताया हमारे देश के इतिहास में, वो है जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने, ये बीजेपी के नेता अडवाणी जी और वरुण गांधी भी कहते हैं, और ये ऐतिहासिक। सर, सावरकर जी का भी देख लीजिए, 27 साल लगातार जेल में, वो 13 साल 6 महीने, ये 27 साल, इसकी भी जिक्र कर दीजिए प्लीज। तहसीन पूनावाला, एक तरफा मत बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैंने आपको कहा मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, वहां जाकर मैंने रिसर्च में एक चीज पाई, अगर आपके इतिहासकार उसमें मेरी मदद कर सकते तो अच्छी है। पोर्ट ब्लेयर में माफीनामा लिखने को 102 लोगों को यह ऑप्शन दिया था माफीनामा का, उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लिखा, उसका नाम है सावरकर। बाकी 101 लोग शहीद हुए इस देश के, उसके नाम बता दीजिए, मेरे पास उनके नाम है। तीसरी बात, सावरकर के आगे जो टाइटल है वीर का, ये खिताब उन्होंने खुद को दिया था। ये सर, पी के अत्रे ने दिया था उनको। तहसीन पढ़ लो यार थोड़ा सा। पी के अत्रे ने उनको वीर सावरकर कहा था, और कांग्रेस तब भी वीर सावरकर का विरोध कर रही थी जब वो नाटक का मंचन कर रहे थे 1936 में मुंबई में। पी के अत्रे एक समाज सेवी थे, नाटककार थे, रंगकर्मी थे और शिक्षाविद थे। उन्होंने करेक्ट, लेकिन उन्होंने किस किताब से दिया? उस किताब से लिया जो पूना में प्रिंट हुई थी, और उस किताब के अभी तो आप बदल गए कि उन्होंने खुद अपने आप को वीर कहा। एग्जैक्टली सर, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए प्लीज, मुझे मत टोकिए। सावरकर ने एक अलग नाम से खुद के लिए किताब लिखी, जिसमें उसने वीर सावरकर का अपने आप को किताब दिया, और फिर अलग अलग लोगों ने उनको वीर कहा। लेकिन जब उस किताब पे रिसर्च हुआ, वो किताब खुद सावरकर ने अपने लिए कमीशन की थी, सावरकर ने खुद वो किताब दिया था, उसके बाद बाकी लोगों ने कहा था इस बात को सच्चाई से आप जानिए। और लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी और कोर्ट रिकॉर्ड जो दस्तावेज उसमें मानते, सरदार पटेल में मानते, तो 27 फरवरी को सरदार पटेल पत्र लिखते जवाहरलाल नेहरू को कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि महात्मा गांधी यानी बापू की हत्या में हिंदू महासभा और सावरकर का डायरेक्ट हाथ है।
कोर्ट उनको अक्विट करते हुए कहता है ये अक्विट नहीं हुए, कोर्ट का जजमेंट है, हमारे पास एविडेंस नहीं। लेकिन कपूर कमीशन उनको कॉन्विक्ट करती है 1965 में जब गवाही आती है। वो सिर्फ इसीलिए छूटे क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। कोर्ट ये लिखता है जजमेंट में। तुषार भाई तहसीनपुरा वाला जब एविडेंस ही नहीं होंगे तो कोर्ट कन्विक्ट कैसे कर सकता है? और आधार तो वही होगा ना। अरुण अस्थाना मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। तहसीन आपने लंबी बात कही, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अरुण अस्थाना मेरे दर्शक मुंबई से। अरुण जी क्या कहेंगे, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए और क्या सिर्फ राजनीति के कारण ही वीर सावरकर को उनका ड्यू नहीं दिया जा रहा? देखिए दीपक, क्या है कि सावरकर क्या थे उस पर हमेशा से ऐसी बहस नहीं रही है। सावरकर जब थे तब इतने विवादित नहीं थे जितने बाद में होते चले गए, और हाल के कुछ सालों में इसने ज्यादा जोर पकड़ा है। अगर आपने पढ़ा हो और लोगों ने पढ़ा हो जो पैनल में बैठे हुए हैं, तो जब सावरकर साहब ने माफी मांगी थी तो गांधी जी ने ही कहा था कि सावरकर जी बहुत चतुर हैं और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उनका कहना था कि सावरकर साहब जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे वो देश के अंदर रहकर नहीं कर पाते। तो गांधी जी ने भी माना था कि सावरकर लड़ रहे थे। हालांकि उनमें और गांधी में शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा था जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी यूके में। तो इस पे बहस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आजादी की लड़ाई जितने लोग हैं सब अपने अपने तरीके से लड़े थे। किसी को किसी का साथ पसंद था, किसी को नहीं पसंद था, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था। अब भगत सिंह की बात करिए आप, तो नेहरू और गांधी जी को भगत सिंह का तरीका सही नहीं लगता था। सुभाष चंद्र की बात करें, सुभाष चंद्र बोस साहब की, तो उनके साथ जो लोग थे जो मुख्य धारा के उस समय जो है राजनीति में थे, खासतौर पर कांग्रेस के लोग, उनका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता गया बाद में। इसी तरह से आप देखिए कि सावरकर की भी अपनी एक विचारधारा थी, वो भी अपने तरीके से अपने हिसाब से उस संग्राम में अपने आप को झोंके हुए थे। तो ये सारे लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। इसलिए कोई कम बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या कोई छोटा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये मानना ठीक नहीं होगा मेरे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा अस्थाना जी। आप ही की बात को मैं रंजीत सावरकर जी के पास ले चलता हूं, उसके बाद अनिला जी को लाऊंगा। रंजीत जी, तहसीन ने कई सारी बातें कही हैं, फैक्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वीर सावरकर जी ने अपना खुद का नाम वीर रख लिया था? क्या ये सही है? क्योंकि मैंने जो पढ़ा वो पीके अत्रे जी के नाम से बार बार आता है कि उन्होंने उनको सबसे पहले वीर कहा। हकीकत बताइए अवनीश जी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। जी, उस समय पीके अत्रे पुणे कांग्रेस के नगराध्यक्ष थे, कांग्रेस के थे और पुणे के नगराध्यक्ष थे। उन्होंने सावरकर को स्वतंत्र वीर सावरकर पहले बार कहा है। सावरकर जी ने खुद को कभी वीर सावरकर नहीं कहलाया। दूसरी बात, गांधी हत्या के बारे में मैंने थोड़ा सुना, उनका बीच में मेरा आवाज कट गया था, तो उनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं था। और अगर कोई किसको सरकार किसकी थी? नेहरू की सरकार थी, तो क्यों नहीं उन्होंने ढूंढ के निकाला? तो इसका मतलब था ही नहीं। जब गवर्नमेंट पूरी उनके अगेंस्ट थी, पूरी कोशिश गई उन्हें फंसाने की, मगर कुछ भी मिला नहीं, इसका मतलब सीधा है। और अगर ये आज भी बार बार बोलते रहेंगे गांधी हत्या के बारे में, तो मैं कहता हूं कि ये न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखते ये लोग। और मैं और एक बात यह आपके माध्यम में स्पष्ट करना चाहता हूं कि गोडसे ये सावरकर से 2 साल पहले ही काफी दूर हो चुके थे। उन्होंने सावरकर के विरुद्ध अग्रलेख भी लिखे थे, क्योंकि सावरकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने की इजाजत दी थी, इसलिए उनका उन्होंने अपोज किया था। तो उनका कहना था कि नेहरू को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सावरकर का कहना था कि ऐसी स्थिति में देश की जो हालत है सभी मिलकर काम करना चाहिए। ये सावरकर के विचार थे। तो वो कोई उनके अंध भक्त नहीं थे। उन्होंने जो किया उसकी जिम्मेदारी सावरकर पर कतई नहीं आ सकती। ठीक है, सीधे चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन, मुझे बताइए, फैक्ट्स थोड़ा आप भी पढ़ लीजिए। उन्होंने बता दिया कि पीके अत्रे ने कहा था, और पीके अत्रे उस वक्त आप ही के शहर पूना के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो थोड़ी जानकारी आप पीके अत्रे के बारे में भी रख लेते। बहुत जानता हूं सर। और ये बुक कमीशन अभी होना शुरू हुई है सर। पहले पुराने जमाने में बुक कमीशन नहीं होती थी, सब लोग हाथ से लिखा करते थे। सर, मैं अपनी बात रख दूं। मैं अत्रे साहब को, उनके परिवार को जानता हूं, मैं गोडसे को जानता हूं, आप्टे को जानता हूं, गाडगिल जो मेरे दादा के मित्र थे जिन्होंने गोडसे को आइडेंटिफाई किया, वो परिवार के साथ हमारा परिवार बहुत क्लोज था। इन सभी परिवारों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते। तो अब सच्चाई सुनिए। 1926 में जेल से सावरकर ने किताब लिखी द लाइफ ऑफ वीर सावरकर। जब उसके बाद अत्रे साहब ने उनको कहा था वीर,
अत्रे साहब ने कहा था इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किताब सावरकर ने अपने आप को लिखी थी 1926 में। वो किताब पब्लिश भी हुई थी पूना में, और बाद में पता चला खुद वीर सावरकर ने कमीशन करके अपने आप को वीर कहा। दूसरी बात सर, मैं आप मुझ पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन वल्लभ भाई पटेल पे तो विश्वास थे। 27 फरवरी को वल्लभ भाई पटेल ने लिखा कि इसमें सावरकर का हाथ है, और कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। कोर्ट का जजमेंट कहता वी हैव टू एक्विट हिम फॉर लैक ऑफ एविडेंस, लेकिन एविडेंस मिलता है और कपूर कमीशन उसको कॉन्विक्ट करता है। आप कपूर कमीशन की बात क्यों नहीं करते जो बाद में उनको कॉन्विक्ट करता है जब एविडेंसेस आते हैं। लास्ट चीज मैं आपके दर्शकों को बता दूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। गोडसे और आपटे ने गांधी जी का कत्ल कैसे किया आपको बता दूं। वो मुसलमान का भेष पहने खतना किया और वो मुसलमान बनकर गए। उनको पहचानने वाले मेरे मित्र के दादाजी गाडगिल थे, जो नेहरू जी के साथ बैठे थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर बनाया, भारत के पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। उन्होंने पहचाना कि ये नाथुराम है और उन्होंने आशीर्वाद सावरकर से लिया था। ये सब चीज हकीकत है, और नहीं है तो आप मुझ पर केस करके दिखाइए। ठीक है, पर इंदिरा गांधी ने क्यों सम्मान किया, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपसे लूंगा। रंजीत जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद सीधे अवनीश जी के पास जाऊंगा। रंजीत जी 1 मिनट मैं बोलना चाहता हूं। नहीं मैं 1 मिनट बोलिए रंजीत जी। ये इतना झूठ बोल रहे हैं, गाडगिल ने इनको पहचाना नहीं। गाडगिल की आत्मचरित्र मेरे पास अभी है। गाडगिल कहते हैं कि मैंने दूसरे दिन मुझे पता चला ये गोडसे थे और खतना किया वगैरह। कहां से स्टोरी लेके आ रहे हैं ये, कैसी कहां से स्टोरी झूठी लेके आ रहे। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, तैसे मैं आपके पास आऊंगा। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश जी भी थोड़ी बहुत इतिहास की जानकारी रखते हैं, पढ़ाते हैं, तैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। गाडगिल ने आइडेंटिफाई किया ही नहीं। गाडगिल केम टू नो नेक्स्ट डे। दीपक जी, रंजीत जी एक सेकंड। दीपक जी, अपनी वीरता का एहसास होना अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं है, जबकि उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन खुद को भारत रत्न दे देना प्रधानमंत्री के नाते, ये कौन से गर्व की बात है। एक व्यक्ति खुद को भारत रत्न दे रहा है, कमाल है। भारत का इतिहास कमाल है, अपने आप को ही भारत रत्न दे रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर और चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में भी बात हुई, इलाहाबाद के ऑल्फ्रेड पार्क में जहां वो चारों तरफ से ब्रिटिश पुलिस से घिर गए थे, किसने मुखबिरी की थी उनकी। इलाहाबाद में कौन था, कौन लोग होते थे, किसने चंद्रशेखर आजाद के बारे में मुखबिरी की थी कि वहां वो किसी से पैसा लेने आने वाले हैं बम बनाने के लिए। अरे बहुत सारी बातें। सुभाष चंद्र बोस की जासूसी होती रही 60 के दशक तक। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या व्यवहार हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी सदाकत आश्रम में एक कमरे में रहे, टीबी से उनकी मृत्यु हुई। कोई उनको छोड़ने तक नहीं गया स्टेशन पर। प्रथम राष्ट्रपति, 2 बार रहने वाले। अरे इतिहास के बारे में लंबे गाडगिल साहब तक के बारे में, ठीक है, आपके वर्तमान परिवार से भी संबंध है तहसीम, उसके बारे में बताते ना, उनके रह दीजिए। दादाजी और परदादाजी के बारे में से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने बारे में वर्तमान में बताइए किससे क्या संबंध है, और इसलिए आप ये तर्क दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके पास आऊंगा, अब्दुल हफीज गांधी के साथ न्याय नहीं करूंगा। अब्दुल हफीज गांधी जी, क्या आपको नहीं लगता कि मिसकॉन्सेप्शन का शिकार आपकी पार्टी भी है, क्योंकि अखिलेश यादव वीर सावरकर के इतिहास को कभी पढ़ा हो उन्होंने, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या आपत्ति है वीर सावरकर पर, यह बता दीजिए। देखिए दीपक जी, हर इंसान के बहुत सारे आयाम होते हैं, उसकी अलग अलग मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। अगर मैं सावरकर जी के बारे में 1911 से पहले जाऊं तो वो एक अथीस्ट थे, वो बहुत बड़े रैशनलिस्ट थे, और उन्होंने जो है इंग्लैंड में जाकर एक फ्री इंडिया सोसाइटी भी बनाई थी। लेकिन 1911 में जब वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल के अंदर जाके 1911 में ही पहला ही मर्सी पटिशन वो डालते हैं। फिर 1913 में वो दूसरा मर्सी पटिशन डालते हैं, जहां पर वो खुद जो है वो लिखते हैं कि मैं स्टॉन्चेस्ट जो है लॉयलिस्ट रहूंगा ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार जो भी कंडीशन लगाना चाहती है वो मेरे पर लगा सकती है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। तो मैं देखिए इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान के बहुत सारे आयाम होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत बार ये डिबेट उठती है, अब बार उठती है, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उठती है। ये एकेडमिशियंस का काम है कि किसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है उस पर डिबेट करें। लेकिन जब भी राजनीतिक सर्कल्स में इस तरह की डिबेट उठती है तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है और हमारी पार्टी का भी मानना है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की डिबेट पॉलिटिकल सर्कल्स में भी होती है और मीडिया पर भी इस तरह की डिबेट होती है। आज मुख्य मुद्दा जो है वो घटती जो है वो एक तरह से जो रोजगार है, बेरोजगारी है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है
किसानों की समस्या है, 3 ये जो काले कानून जो फार्मर्स के लिए लाए गए हैं वो है, तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो मैं समझता हूं कि बहस हो रही है, उन पे भी हमारे पॉलिटिकल चिंता मत करिए गांधी जी, हम रोज कल भी हमने किसानों पर बहस की थी, जो है कल भी हमने किसानों पर बहस की थी। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, किसी की तस्वीर लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में नहीं कहते ना कि नाम पर विवाद है, वो बोल देते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे हो रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं नाम पर विवाद है? मैं आपके पास आऊंगा। अनु श्रीवास्तव, अनिला जी आपसे ही शुरुआत होगी ब्रेक के बाद। अनु श्रीवास्तव लखनऊ से मेरी एक दर्शक जुड़ी है, उसके बाद अनु जी की बात सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। अनु जी बताइए क्या कहेंगी वीर सावरकर के बारे में आप? इतनी देर से हम सुन रहे हैं, वीर सावरकर एक्चुअली राजनीति में पोलराइजिंग फिगर की तरह रहे हैं। कभी उन्हें विलेन समझा गया, कभी उन्हें हीरो माना गया, बट हमें समझ में नहीं आता हीरो का मतलब। देखिए, विलेन या हीरो हम कैसे डिसाइड करते हैं? उनके कामों के बेसिस पे। उन्होंने जितने काम किए हैं मेरे ख्याल से देश हित में ही किए हैं। जैसे उन्होंने हिंदू बुक लिखी, उसमें उन्होंने हिंदू की जो डेफिनेशन बताई है उस पर किसी ने भी अभी तक डिस्कशन नहीं किया। पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि। जो हिंदू या जो व्यक्ति इन तीनों का मान करता है, इन तीनों को भारत मतलब भारत को पितृभूमि, मातृभूमि या पुण्य भूमि मानता है, वो सब के सब हिंदू हैं। तो उनके हिंदुत्व को लेकर के ये धारणा थी, उनका मतलब था जो भी नागरिक है भारत का, अगर वो उस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि मान रहा है। ठीक है अनु जी, बहुत खूबसूरत बोली आप। इस परिभाषा से तहसीम पूनावाला भी मेरे लिए हिंदू है। क्यों तहसीम? हिंदू है ना आप। पुण्य भूमि, मातृभूमि और पितृभूमि सब आपकी भारत ही तो है, तो आप भी हिंदू हुए सावरकर जी की डेफिनेशन के हिसाब से। मानेंगे आप इस बात को? बिल्कुल, मैं तो अपने बायो में लिखता हूँ कि मैं कल्चरली हिंदू हूँ, मैं नास्तिक हूँ। सावरकर जी भी नास्तिक थे, मैं तो बिल अपने बायो में लिखता हूँ। मुझे अच्छा, वो नास्तिक थे या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद।